फास्ट तो इतना हम चल रहे हैं कि बुलेट ट्रेन भी हमसे पीछे है। ठीक है, हम लोग आधुनिक काल के बारे में बात कर रहे थे जो कल आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल को देख चुके थे। तो काव्य में अर्थात आदिकालीन काव्य को देखेंगे जिसमें सबसे पहला आता है भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग का काल विभाजन और उसका नामकरण क्या है? जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या बताते हैं कि इसका समय सीमा भारतेंदु युग का क्या है, 1868 से लेके 1893 ईस्वी तक, और इसको इन्होंने क्या नाम दिया है, नई धारा। ठीक है, नई धारा प्रथम उत्थान इसे नाम दिए हैं। और इसके बाद के काव्य धारा को ये आचार्य शुक्ल नई धारा द्वितीय उत्थान बोलते हैं। रामविलास शर्मा इसे बोलते हैं, ये मानते हैं 1468 ईस्वी से लेके 1900 ईस्वी तक, और इसको नवजागरण काल कहते हैं। मिश्र बंधु का क्या मानना है? मिश्र बंधु 1869 से लेके 1888 तक इस मानते हैं, इसका नाम देते हैं वर्तमान काल, मिश्र बंधु। आगे है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा इसको क्या मानते हैं? राम कुमार वर्मा इस काल का समय सीमा मानते हैं भारतेंदु युग का 1870 से लेके 1900 ईस्वी तक, और इसे नाम देते हैं आधुनिक काल। ठीक है, ये नाम अधिक प्रसिद्ध है राम कुमार वर्मा वाला। अगर समय सीमा की देखा जाए तो समय सीमा ये माना जाती है 1868 से लेके 1893 ईस्वी तक। अब भारतेंदु युग की जो रचनाएं हुई थी, भारतेंदु युग में कौन कौन कवि हुए थे, थोड़ा इनको हम लोग देख लेते हैं। तो भारतेंदु युग के रचनाकार और उनकी रचनाएं देख लेते हैं। भारतेंदु युग के जो कवि हुए थे उसमें प्रथम हुए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका समय सीमा कब है? 1850 से लेके 1885 ईस्वी तक इनका समय माना जाता है। ये रसा उपनाम से रचनाएं किया करते थे, और इनकी रचनाएं जो है इससे ऊपर दी गई है, क्योंकि इनकी एक दो रचनाएं नहीं है, 70 काव्य हैं। कितने हैं? 70 काव्य संग्रह इनके हैं, 70 काव्य संग्रह इनके हैं, और जिनमें खड़ी बोली की कविताएं भी हैं, ब्रज की भी हैं। ठीक है, और अनेक प्रकार के काव्यांगों का इसमें वर्णन भी किया गया। इन्होंने लगभग 70 काव्य लिखे हैं। दूसरे कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनका समय 1855 से लेकर 1922 ईस्वी तक माना जाता है। इनका काव्य संकलन क्या है? जीर्ण जनपद, अलौकिक लीला, आनंद अरुणोदय, वर्षा बिंदु, हार्षिक हर्षादर्श, लालित्य लहरी, ठीक है, मयंक महिमा और ब्रिजचंद पंचक, ये इनकी रचनाएं थी वृंदावन चौधरी प्रेमघन की। इनके बाद देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र की। प्रताप नारायण मिश्र जो भारतेंदु युग के एक कवि थे। इनका समय है 1856 से लेकर 1894 ईस्वी तक, बहुत कम समय इनको मिला था। प्रेम पुष्पावली, तृप्तियाम ये प्रसिद्ध रचना है। मन की लहर, ठीक है, श्रृंगार विलास और लोकोक्ति शतक और हरगंगा, ठीक है, ये इनकी रचना है। ठाकुर जगन मोहन सिंह का समय देखा जाए तो 1857 से लेकर 1899 ईस्वी तक माना जाता है, और इनकी जो रचनाएं हैं वो पहली है ऋतु संहार, जो अनुदित रचना है, मतलब ऋतु संहार का इन्होंने अनुवाद किया था। ये मूल रचना कालिदास की है, इनका इन्होंने क्या किया था? अनुवाद किया था। दूसरा है प्रेम संपत्ति लठा 1885 ईस्वी, श्यामलता 1885, श्यामा सरोजनी 1886, देवयानी 1886, और मेघदूत फिर कालिदास का जो मेघदूतम है उसका ही इन्होंने क्या किया है? अनुवाद किया है मेघदूतम का। और इसका अनुवाद इन्होंने किस भाषा में किया है? तो ब्रज भाषा में किया है। आगे देखिए अंबिका दत्त व्यास की रचना कौन कौन सी हैं? तो अंबिका दत्त व्यास की रचना, अंबिका दत्त व्यास, इनका समय है 1858 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। पागव पचासा ये भी मौलिक रचना है इनकी। सुकवि सतसई ये भी मौलिक है। हो होरी 1891 ईस्वी मौलिक है। और बिहारी बिहार ये भी मौलिक है, परंतु ये एक प्रकार की टीका ग्रंथ है। आगे है राधाचरण गोस्वामी, जो राधाचरण गोस्वामी जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। इनका समय है 1859 ईस्वी से लेकर 1925 ईस्वी। इनकी एक पुस्तक है नव भक्तमाल, नव भक्तमाल जो भक्तमाल की टीका पर लिखी गई पुस्तक है नव भक्तमाल। राधा कृष्ण दास का 1865 से लेकर 1970 ईस्वी तक इनकी दो रचना है, एक है भारत बारह मासा और एक है देश दशा। भारत मासा और देश दशा दोनों काव्य संग्रह जो है भारत की वर्तमान परिस्थिति को इंगित करती है, और उस समय की लोक संस्कृति का भी इसमें चित्रण है। अब इनके बाद बच गए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। थोड़ा इनको देख लेते हैं, उनकी एक दो रचनाएं नहीं, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। भारतेंदु जी की रचनाओं को देखते हैं। तो भारतेंदु की रचनाएं ये ही हैं, ये सारी रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। लगभग इनमें 70 रचनाएं हैं, 70 काव्य संग्रह है इनमें, 70 काव्य
संग्रह इसमें है। ठीक है, लगभग 70 काव्य संग्रह इसमें माना गया है, 70 काव्य संग्रह है। ठीक है, यहाँ से ये शुरू हुआ है श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र से। भक्ति सर्वस्व इनका महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। सोमनांजलि, ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स से पीड़ित होने पर कविता, प्रेम मल्लिका, ये भी महत्वपूर्ण रचना है। चतुरंग, कार्तिक स्नान, श्री जीवन जी महाराज, वैशाख महात्म्य, ठीक है, देवी छदम लीला, प्रातः स्मरण पंथवा, दैन्य विलास, ये भी मस्त रचना है इनकी। बसंत होली महत्व है। और उर्दू का स्यापा, ये भी मोस्ट रचना है इनकी। उर्दू का स्यापा जो 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रबोधनी, प्रासमीरण, बकरी विलाप, ये भी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, आगे इनकी और रचनाओं को देख लेते हैं। एक आता है रचना अपवर्ण पंचक, ये भी मोस्ट रचना मानी जाएगी। अपवर्ण पंचक, यहाँ देखिए, अपवर्ग पंचक, ये भी रचना मोस्ट है। ठीक है, वेणुगीत, हिंदी की उन्नति की व्याख्यान, भारत वीरत्व, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, ये सब इनकी मोस्ट रचनाएं हैं। आगे आइए, इनकी मोस्ट रचनाओं को और देखते हैं। बंदर सभा, ठीक है, प्रेम माधुरी, राग संग्रह, वर्षा विनोद, प्रेम मुकुल, विनय मंजरी, प्रेम पंजीशा, फूलों का गुच्छा, ये खड़ी बोली की प्रथम कविता भी मानी जाती है, अर्थात भारतेंदु जी की खड़ी बोली की प्रथम रचना ये मानी जाती है, फूलों का गुच्छा। विजयनी, विजय वैजयंती, ठीक है, प्रेम फुलवारी, जातीय संगीत, रिपुनाष्टक, ठीक है, जन कौतूहल, मुग्धिहाई, अनाथ स्तुति, मूक प्रश्न, स्फुटित कर और पुरुषोत्तम पंचक, ये कुछ रचनाएं इनकी जो थी वो मोस्ट रचनाएं थी जो पूछी जाती है एग्जामों में। ऐसे इनकी टोटल कितनी रचनाएं, तो टोटल 70 रचनाएं इनके बारे में थी। तो भारतेंदु युग में बस इतना ही जानना था। भारतेंदु युग में इससे अधिक प्रश्न नहीं आते हैं, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। अब हम चलते हैं कविता के दूसरे उत्थान अर्थात द्विवेदी युग पर। द्विवेदी युग में के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। द्विवेदी युग, यहाँ से है द्विवेदी युग के कवि और उनकी रचनाओं को देखते हैं। तो द्विवेदी युग में कौन कौन कवि संग्रह हुए थे और क्या क्या बातें इसी के बारे में देख लेते हैं। द्विवेदी युग आधुनिक कविता के दूसरे पड़ाव अर्थात सन 1903 से लेकर 1916 ईस्वी तक। देखिए 1903 से क्यों मानी जाती है? 1903 से मानी जाती है इसलिए कि सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में बने थे। ऐसे सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में आ चुकी थी, लेकिन उस समय इसके संपादक ये नहीं रहे। ये सरस्वती पत्रिका के संपादक तो कब ग्रहण किए थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक का कार्य इन्होंने 1903 ईस्वी में ग्रहण किया था और 1916 ईस्वी तक रहे। द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है। जागरण सुधार काल किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है और इसकी समयावधि 1918 तक मानते हैं। ठीक है, 1900 से लेकर 1918 तक मानते हैं। वहीं आचार्य शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा, ये नाम नई धारा द्वितीय उत्थान, देखिए आचार्य शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान कहा है और भारतेंदु युग को नई धारा प्रथम उत्थान के नाम से कहा है। ठीक है, अंतर्गत रखा है तथा समयावधि सन 1983 से लेकर 1883 से लेकर 1918 तक माना है। कौन? आचार्य शुक्ल इसको मानते हैं। यह आधुनिक कविता के उत्थान व विकास का काल है। सन 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका, जो बात आगे आप लोग को ऊपर में बताए थे वही बात है कि 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादक बने और संपादक बनने के बाद द्विवेदी जी हिंदी भाषा के परिष्कार पर विशेष ध्यान दिया और उन्होंने सरस्वती के माध्यम से कवियों को नायिका भेद जैसे विषय से हटकर अन्य विषयों पर कविता लिखने के लिए प्रेरित किया था और ब्रज भाषा के स्थान पर काव्य के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग करने का सुझाव दिया था और ताकि गद्य और काव्य की भाषा में एक रूपता आ सके। दिक्कत ये हुई थी कि भारतेंदु युग के बाद या भारतेंदु युग से गद्य की जो भाषा थी उसका स्थान तो खड़ी बोली ने ले लिया था, परंतु काव्य का जो भाषा था वो रीतिकालीन काव्य की भाषा अर्थात ब्रज भाषा के रूप में ही चली आ रही थी। और जिस प्रकार की रीतिकाल में
विषय जो था वो नायिका से संबंधित था और प्रेम की कविताएं थी, तो उस परिपाटी को तोड़ने का काम इन्होंने किया था। और इसी कारण से 1916 ईस्वी से पहले भी इन्होंने निराला जी की एक कविता जिसका नाम था जूही की कली को लौटा दिया था और उसको छापा नहीं था, क्योंकि प्रेम से संबंधित वो कविता थी। बिजन बनबल्लरी परसोती थी सुहाग भरी वह स्वप्न शेष, तो वो कविता जूही की कली एक छोटी सी कविता है, निराला की प्रथम कविता है, उसको इन्होंने लौटा दिया था। आगे देख लीजिए। द्विवेदी जी ने भाषा संस्कार, व्याकरण शुद्धता और विराम चिन्हों के प्रयोग पर बल देकर हिंदी को परिनिष्ठित रूप प्रदान किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि खड़ी बोली के पद्य पर द्विवेदी युग का पूरा असर पड़ा। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी। ठीक है, द्विवेदी जी ऐसे कवियों की भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि की दुरुस्त करके सरस्वती में छापा करते थे। इस प्रकार कवियों की भाषा साफ होती गई और द्विवेदी युग के अनुकरण में अन्य लेखक भी शुद्ध भाषा लिखने लगे। द्विवेदी जी को हिंदी साहित्य की भूमिका का एक सर्जक के रूप में उतना नहीं है जितना कि विचारक, दिशा निर्देशक, चिंतक और नियमात्मक के रूप में माना जाता है। द्विवेदी युग में प्रकृति और काव्य विषय के रूप में पहली बार महत्वपूर्ण स्थान मिला। इसके पूर्व प्रकृति या तो उद्दीपन के रूप में आती थी या फिर अप्रस्तुत विधान का अंग मानी जाती थी। मतलब प्रकृति चित्रण हो रही थी। प्रकृति चित्रण तो भारतेंदु युग में भी भरपूर हुई और इससे पहले भी प्रकृति चित्रण की परंपरा चली आ रही थी जो आदिकाल से भी थी। ठीक है, भक्ति काल में थोड़ा उसका स्थान निम्न हो गया, लेकिन वह फिर रीति काल में अपने उत्थान पर पहुंच चुकी थी। इस युग में प्रकृति के आलंबन तथा अप्रस्तुत विधान के रूप में मान्यता मिली। द्विवेदी युग में प्रकृति की गतिशील चित्रण न होकर अस्थिर चित्रण होने लगा। प्रकृति की जो रोमानी चित्रण कला थी अर्थात गतिशील चित्रण थी, ये नहीं हुआ, बल्कि उसके स्थान पर क्या हो गया, उसके स्थान पर उसमें अस्थिरता आ गई और एक नई काव्य विधा बोलते ना, एक नई काव्य प्रवृत्ति यानी कि इतिवृत्तात्मकता का प्रभाव भी द्विवेदी युग से ही देखने को मिलता है। आगे थोड़ा सा देख लीजिए। इस युग में अधिकतर कवियों ने द्विवेदी युग के दिशा निर्देश के अनुसार काव्य रचना कर रहे थे, किंतु कुछ कवि ऐसे भी थे जिन्होंने अनुशासन में नहीं थे और स्वच्छंद काव्य सृजन कर रहे थे। स्वच्छंदतावादी काव्य प्रवृत्ति रामनरेश त्रिपाठी यहीं से आते हैं। ठीक है, इस प्रकार द्विवेदी युग में दो धारा उभर कर सामने आती है, द्विवेदी मंडल के कवि और द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। द्विवेदी मंडल के कवियों की काव्य धारा को अनुशासन की धारा तथा द्विवेदी मंडल से बाहर के कवियों की काव्य धारा स्वच्छंदता की धारा के नाम से जानी जाती है। ये दो धाराएं द्विवेदी युग में थी। एक वो थे जो द्विवेदी के अंतर्गत रहा करते थे, जैसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के अंतर्गत, मैथिली शरण गुप्त थे इनके शिष्य, और फिर एक शिष्य और कौन थे, एक शिष्य थे हरिऔध जी। ठीक है, अन्य भी शिष्य थे इनके, लेकिन कुछ कवि ऐसे हुए थे जैसे श्रीधर पाठक, स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये द्विवेदी युग के अंतर्गत रहना पसंद नहीं करे और स्वच्छंद रूप से अपनी काव्य कृतियां की रचना किया करते थे। ये बातें इसके बारे में थी। तो द्विवेदी मंडल के प्रमुख कवि कौन कौन से, इनको देख लीजिए। द्विवेदी मंडल के कवि जो अर्थात जिन्होंने द्विवेदी युग के अनुसार अपनी काव्य रचना की, उसमें कवियों में मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं। बहुत सारे कवि ब्रज भाषा में कविता लिख रहे थे और उनकी विषय वस्तु एवं शैली परंपरागत थी। इन कवियों को भी द्विवेदी जी ने सरस्वती से प्रभावित होकर खड़ी बोली तथा नवीन विषयों पर कविता लिखने लगे। इन कवियों में प्रमुख रूप से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है, श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा शंकर, इन्हीं की रचना है। नाथूराम शर्मा शंकर की रचना है गर्भरंडा रहस्य, ठीक है, जो बहुत मोस्ट रचना है, और राय देवी प्रसाद पूर्ण। ये सभी ब्रज भाषा से प्रभावित थे, क्योंकि इनकी जो रचनाएं आती है, महाकाव्य है प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास का पहले नाम बजरांगना विलाप था। ठीक है, 1914 ईस्वी में ये उसको संशोधित कर और उसमें अन्य चीजों को जोड़कर इसका नाम रखा गया प्रिय प्रवास। इसमें राधा कृष्ण के लीलाओं का चित्रण है। आगे बढ़ते हैं। अब स्वच्छंद काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन कौन से रहे हैं। स्वच्छंद काव्य धारा के प्रमुख कवि को देख लीजिए जो द्विवेदी युग से बाहर थे। तो स्वच्छंद काव्य धारा के प्रमुख कवि में स्वच्छंदतावादी काव्य धाराओं में उन कवियों के लिए प्रयोग किया गया जिनके काव्य में रोमानी हाव भाव व्याप्ति। स्वच्छंदतावादी कवियों ने प्रकृति प्रेम, स्वच्छंद प्रेम और व्यक्तिगत स्वतंत्र
को अपनी रचनाओं में स्थान दिया था। इन कवियों की कविताएं विषय और शिल्प की नवीनता ली हुई थी। कवियों में क्या थी? विषय और शिल्प। शिल्प का मतलब होता है काव्य विधान, नायिका भेद, ठीक है, उसकी अन्य प्रकृतियों को ध्यान में रखना, कैसी रचना लिखी गई, मुक्तक लिखी गई, खंड काव्य लिखी गई, महाकाव्य लिखी गई, किस छंद में लिखी गई, कौन सी रस की प्रधानता थी, ठीक है, काव्य सौष्ठव जिसको हम लोग बोलते हैं वो शिल्प के रूप में है। दूसरी बात में यह है कि उन रचनाओं में युगीन चेतना से हटकर है। द्विवेदी मंडल के बाहर स्वच्छंदाबाद की कवियों में कौन कौन आते हैं? तो श्रीधर पाठक आते हैं, नाथुराम शर्मा शंकर आते हैं, बाल मुकुंद गुप्त, लाला भगवान दीन, राय देवी प्रसाद पूर्ण, ठीक है, सैयद अमीर अली मीर ये भी आते हैं, कामता प्रसाद गुरु, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के रूप एवं रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, मुकुटधर पांडे आदि प्रमुख हैं। किसमें? स्वच्छंदावादी कवियों में ये लोग प्रमुख रहे। इन कवियों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? इन कवियों की प्रमुख विशेषताएं ये थी कि प्रकृति का पर्यवेक्षण करते थे, उनकी स्वच्छंदता, भंबिगाओं का चित्रण है, देशभक्ति है, कथा गीत का प्रयोग, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली को स्वीकार आदि। स्वच्छंदावादी काव्य की यह धारा आगे चलकर छायावाद के रूप में बदल गई थी। ये बिल्कुल सही बात है। छायावाद स्वच्छंदावाद की एक विकसित रूप है, ना कि द्विवेदी युग की, ठीक है, जिसमें स्वतंत्रता पूर्वक रचनाएं लिखी गई थी। छायावाद हम लोग आगे देखेंगे। अब द्विवेदी युग में ब्रज भाषा के प्रमुख कवि कौन कौन थे? अर्थात द्विवेदी युग में भी जो ब्रज भाषा में काव्य रचना किया करते थे वो कवि कौन कौन थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, ठीक है, शिव संपत्ति, किशोरीलाल गोस्वामी, सुधाकर द्विवेदी और जगन्नाथ प्रसाद भानु, जिसमें जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कविरत्न मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इनकी रचनाएं ही मिलेंगी और समूह की रचनाएं तो नहीं मिल पाती हैं। अब राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हुए थे? तो राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि में देख लीजिए, द्विवेदी युग में राष्ट्रीय काव्यधारा के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं? मैथिली शरण गुप्त मोस्ट इंपोर्टेंट है, नाथुराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी और राय देवी प्रसाद पूर्ण आदि आते हैं। इन कवियों की रचनाओं में राष्ट्रीयता, स्वदेश प्रेम तथा भारत के अतीत गौरव गान का उल्लेख भी मिलता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन हुए? मैथिली शरण गुप्त हो गए, राम नरेश त्रिपाठी मोस्ट हैं, ठीक है, तो मैथिली शरण, ये नाथुराम शर्मा शंकर जिन्हीं की रचना है गर्भरंडा रहस्य, इनको देखते हैं हम लोग आगे। अब द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्तियां कौन कौन सी थी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते हैं काव्य प्रवृत्तियों में। जागरण सुधार अर्थात राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार, सामाजिक चेतना, मानवतावाद, जो भी प्रक्रियाएं हैं वो जागरण सुधार के नाम से जानी जाती है। स्वदेशिता अर्थात आदर्श परकता व नीतिमत्ता, राष्ट्रीयता की भावना, देश प्रेम, अतीत गौरव गान का मतलब हमारा देश पहले पैसे थे। जैसे कि एक रचना है मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, वो क्या है? अतीत का, उसमें 3 खंड हैं, ठीक है, भूत भविष्य और वर्तमान। उसके बाद है समस्या पूर्ति, नैतिकता और आदर्शवाद, विषय विस्तार, इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता सर्वप्रथम काव्य में द्विवेदी युग में ही आई थी और इस कारण से ये मोस्ट है। आगे देखिए, प्रकृति चित्रण, काव्य रूपों में विभक्ता। काव्य रूपों में विविधता का मतलब क्या हुआ? मुक्तक काव्य भी लिखे गए, खंड काव्य भी लिखे गए, प्रबंध काव्य भी लिखे गए। गद्य और पद्य दोनों की भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा था और ये बोधगम्य भाषा थी, अर्थात लोग इसे आसानी से समझ जाते थे, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हुआ करती थी। तो इसको हम लोग क्या किए, देख लिए हैं। अब चलते हैं कि द्विवेदी युग के प्रमुख प्रबंध काव्य और उनके कवि कौन कौन से हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये बातें मोस्ट हैं, देख लीजिए। द्विवेदी युग के प्रमुख प्रबंध काव्य और उनके कवि, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की प्रबंध काव्य कौन कौन सा है? एक है प्रिय प्रवास जिसका प्रकाशन 1914 में हुआ, दूसरा है वैदेही वनवास 1940 में इसका प्रकाशन हुआ। मैथिली शरण गुप्त देखें तो साकेत 1931 और यशोधरा ऐसे तो चंपू काव्य है, ये यशोधरा चंपू काव्य है, फिर भी यशोधरा की महत्ता के कारण इसे महाकाव्य का रूप या प्रबंधकी काव्य का रूप दे दिया गया, लेकिन ये चंपू शैली में है। तो साकेत एक मान लीजिए जो राम कथा पर आधारित है, ठीक है, साकेत। श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी मोस्ट है, नाथुराम शर्मा शंकर का गर्भरंडा रहस्य और रामचरित उपाध्याय का
रामचरित उपाध्याय का रामचरित चिंतामणि जो 1920 में आई थी, ये इसमें मोस्ट है। आगे देखेंगे द्विवेदी युग के अन्य महत्वपूर्ण महाकाव्य उनके कवियां। देखिए ये अगर इन रचनाओं को हम देखें, उदय शंकर भट्ट का है तक्षशिला 1931 ईस्वी, गुरुभक्त सिंह का है नूरजहां 1935 ईस्वी और विक्रमादित्य 1947 ईस्वी, अनूप शर्मा का है सिद्धार्थ 1937 ईस्वी, सवर्णा 1948 ईस्वी और सिद्धवान 1951 ईस्वी, श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी और जौहर दोनों 1945 की है, और मोहनलाल महतो वियोगी का है आर्यावर्त 1947 ईस्वी, हरदयाल सिंह का है दैत्यवंश और रावण। ये सभी महाकाव्य की कोटि में आते हैं, याद रखेंगे, सभी महाकाव्य हैं। आगे हैं द्वारिका प्रसाद सिंह का कृष्णायन। कृष्णायन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछी भी जाती है। कृष्णायन किसकी रचना है? 1943 ईस्वी की रचना, और ये द्वारिका प्रसाद मिश्र का है। बलदेव प्रसाद मिश्र का है साकेत संत 1946 ईस्वी। साकेत रचना मैथिली शरण गुप्त की है, ठीक है, और साकेत संत रचना इनकी है। और प्रताप नारायण पुरोहित की रचना है नल नरेश जो 1933 ईस्वी की है, और ये महाकाव्य है। अब द्विवेदी युग के खंड काव्य कौन कौन से लिखे गए हैं? सबसे पहले अगर मैथिली शरण गुप्त की बात करें कि मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य कौन कौन से हैं, तो रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910 जो महाभारत कथा पर आधारित है, किसान 1917 और पंचवटी 1925 जो रामायण पर आधारित है। गोविंद अब क्या देर है, रन का समय जाता है टला, ये जयद्रथ वध की पंक्ति है। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, इस बात पर ही पांडवों का कौरवों से रण हुआ जो भव्य भारत के कल्पांत का कारण हुआ। ये जयद्रथ वध की है। और पंचवटी की में लक्ष्मण, इसमें उर्मिला बोलते हैं, पंचवटी में शूर्पणखा, राम, सीता और लक्ष्मण है, जिसमें से पंचवटी में जब शूर्पणखा आती है तो वहां से ये प्रसंग थोड़ा लचीला हो जाता है और अच्छी काव्य प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे मिलता है। राम नरेश त्रिपाठी की 3 ही रचना है, मिलन 1917, पथिक 1920 और स्वप्न 1929, ये राम नरेश त्रिपाठी की है। और द्विवेदी युग के कवि उनकी रचनाओं को देखते हैं तो सबसे पहले नाथुराम शर्मा शंकर को देख लेते हैं। नाथुराम शर्मा शंकर का समय क्या है? 1859 ईस्वी से लेके 1932 ईस्वी तक, और इनका जन्म स्थान क्या रहा? अलीगढ़ रहा। इनकी रचनाएं कौन से हैं? अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य और शंकर सर्वस्व, जिसमें गर्भरंडा रहस्य एक प्रबंध अर्थात महाकाव्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ 1864 में और मृत्यु हो गई थी 1938 ईस्वी में। कहाँ? रायबरेली। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? काव्य मंजूषा, कविता कमल, सुमन 1923 ईस्वी, ठीक है, कान्य कुब्ज और अबला विलाप, आगे है देवी स्तुति शतक और कान्य कुब्ज जावली व्रतम, ये इनकी मोस्ट रचनाएं मानी जाती है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। आगे देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका समय है 1865 ईस्वी और निधन इनका 1947 ईस्वी। इनकी रचनाओं को देखते हैं। कृष्ण शतक 1982, ठीक है, कृष्ण शतक 82, रसिक रहस 1899, 1882-1899 और प्रेम अम्बु बारिधि 1900 ईस्वी, प्रेम पंचक, प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी, प्रेम प्रभु श्रवण 1901 ईस्वी और प्रेमाम्बु प्रवाह 1901 ईस्वी, प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, ठीक है, पद्य प्रसून 1925 ईस्वी और बोलचाल 1918 ईस्वी, चौखे चौपदे 1932, चुभते चौपदे 1932, अब फूल पत्ते 1935, कल्पलता 1937 ईस्वी की है, ग्राम गीत 1938 ईस्वी, रस कलश 1931 ईस्वी, ठीक है, वैदेही वनवास 1940 की है, ये मोस्ट है, हरिऔध सतसई और वनवास। इनके बाद और देख लेते हैं, इनकी और भी रचनाएं हैं। आगे है पारिजात, पारिजात, ठीक है, मर्मस्पर्श और काव्योपन और प्रेम प्रपंच, ठीक है, तो इनमें ये सभी रचनाएं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुभते चौपदे, ठीक है, रस कलश, ये सब मोस्ट रचनाएं हैं। रस कलश ऐसे नायिका भेद की एक पुस्तक है और प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है। आगे है देवी प्रसाद पूर्ण, देवी प्रसाद पूर्ण का समय देखा जाए तो 1868 से 1915 ईस्वी, जबलपुर के रहने वाले थे। मृत्युंजय 1940 ईस्वी,
राम रावण विरोध 1906 ईस्वी, स्वदेश कुंडल 1910, बसंत वियोग 1912, पूर्ण संग्रह, ठीक है, अमलतास, नए सन का स्वागत, ये इनकी रचना है राजेंद्र प्रसाद पूर्ण की। उसके बाद है नवीन संवत्सर का स्वागत, अनुवाद है कालिदास के मेघदूत का ब्रजभाषा में धराधर धावन 1902 ईस्वी में नाम से अनुदित किया गया। आगे है रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय का जन्म हुआ था 1832 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1938 ईस्वी में। इनकी रचनाओं को देखिए तो राष्ट्रभक्ति, देवदूत, राष्ट्र भारती, देवदूत, भारत भक्ति, मेघदूत, सत्य हरिश्चंद्र, रामचरित चिंतामणि 1920 ईस्वी, देवाभास, विचित्र विवाह इनकी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। असूक्ति मुक्तावली ये नीति काव्य है, इसमें नीति की बातें लिखी गई है। और आगे है देवी द्रौपदी। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को देखें तो इनका जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में और इनका निधन हो गया था 1972 ईस्वी में। कहाँ? उन्नाव में। कृषक कंदन महत्वपूर्ण है, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय बीना, ठीक है, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बिनी। आगे आते हैं मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म 1886 ईस्वी और मृत्यु 1965 ईस्वी। कहाँ? झांसी के ये रहने वाले थे, झांसी, ठीक है। इनकी रचनाओं को देखते हैं, ये मोस्ट है भी। रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, किसान 1917, ठीक है, पंचवटी 1925, झंकार 1929, विकट भट्ट 1929, गुरुकुल 1920, साकेत 1931, ये सब रचनाएं मोस्ट हैं। यशोधरा 1932, द्वापर 1936, हिंदू 1927, जय भारत 1952, ठीक है। विष्णुप्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी थी, उन्हीं के आधार पर लिखी गई है, मतलब यशोधरा के तर्ज पर ये पुस्तक का निरूपण किया गया। विष्णुप्रिया का रंग में भंग, सिद्धराज 1936, ठीक है। उसके बाद है पद्य प्रबंध, बैतालिक, गुरुकुल, शकुंतला, बैतालिक, ठीक है, पलासी का युद्ध, कावा और करबला, ठीक है, विकट भट्ट, उसके बाद हिडिंबा और एक रचना इनकी पृथ्वीपुत्र भी आती है। तो ये मोस्ट रचनाएं लिख दिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हैं रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी का देख लीजिए। रामनरेश त्रिपाठी इनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी और मृत्यु 1962 ईस्वी। कहाँ? ये जौनपुर के रहने वाले थे। मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी 1927, स्वप्न 1929 और कविता कौमुदी, ठीक है। बाल मुकुंद गुप्त का देखते हैं 1865 1907 ईस्वी, रोहतक में इनका जन्म हुआ था। और इसकी अस्फुट कविताएं, अस्फुट कविताओं का मतलब होता है इधर उधर की छिटी पुटी बातें को संग्रहित किया गया है, इनकी कोई रचनाएं उपलब्ध नहीं है। आगे लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन का जन्म हुआ था 1886 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1930 ईस्वी। कुछ विद्वान इसको ये भी मानते हैं, 2 बार लिख दिए हैं। फतेहपुर के रहने वाले थे। वीर छत्रानी, वीर बालक, वीर पंचरत्न और नवीन बीन। लोचन प्रसाद पांडे 1886 ईस्वी और इनकी मृत्यु हुई थी 1959 ईस्वी में। बालापुर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। प्रवासी, मेवाड़ गाथा इनकी महत्वपूर्ण है। महानदी, पद्य पुष्पांजलि ये महत्वपूर्ण है। मेवाड़ प्रेम और रचना इनकी महत्वपूर्ण है। उसके बाद है गिरधर शर्मा नवरत्न। गिरधर शर्मा नवरत्न का जन्म हुआ था 1881 ईस्वी और मृत्यु 1961 ईस्वी। कहाँ? झालरापाटन वृंदावन में हुआ था। आगे इनकी रचनाओं को देख लीजिए। इन्होंने अनुवाद लिखा है। अनुवाद क्या किया है? अनुवाद किया है गोल्ड स्मिथ की जो हेरिमिट का है का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद और बाघ की रचना जो शिशुपाल वध है उसका 2 सर्गों का हिंदी माघ के नाम से अनुवाद किया है। ठाकुर गोपाल शरण सिंह का जन्म हुआ था 1891 ईस्वी, मृत्यु 1960 ईस्वी, रीवा में। माधवी, मानसी, सचिंता और ज्योतिषमयी ये इनकी रचनाएं मोस्ट है ठाकुर शरण सिंह की। माधवी इसमें मोस्ट है और मानवी भी, माधवी और मानवी दोनों। आगे है रूप नारायण पांडे का। अगर रूप नारायण पांडे को देखा जाए, लखनऊ के रहने वाले थे। इनकी पराग महत्वपूर्ण है। सैयद अमीर अली मीर का है, इनकी एक रचना आती है उलाहना पंचक, ये महत्वपूर्ण है एक रचना। इनकी और भी है अन्योक्ति शकतक। श्रीधर पाठक को देख लेते हैं, ये मोस्ट माने जाएंगे। श्रीधर पाठक
श्रीधर पाठक, इनका जन्म 1859 में हुआ था और मृत्यु 1928 में। ये खड़ी बोली में इनकी जो रचनाएं हैं, बनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, ठीक है, जगत रचा इसार और स्वर्गीय बीना इन्हीं की है। और घन विजय, सांध्य आटन है, ठीक है। और गुणवंत हेमंत 1909 ईस्वी में। और जार्ज वेदना कविता है। और अंतिम ब्रजभाषा में इनकी कौन कौन सी है? कश्मीर सुषमा 1904 ईस्वी में, मनोविनोद 1882 ईस्वी। उसके बाद अनुवाद क्या क्या किए हैं? कालिदास की ऋतु संहार का अनुवाद किए हैं। गोल्ड स्मिथ के हरमिट का अनुवाद एकांतवासी योगी के नाम से इन्हीं की है। गोल्ड स्मिथ की जो रचना है हरमिट का अनुवाद इन्होंने क्या किया? एकांतवासी योगी का लिया। और गोल्ड स्मिथ की एक रचना है, ठीक है, डेजर्ट विलेज का अनुवाद इन्होंने उजड़ग्राम के नाम से किया। और गोल्ड स्मिथ का द ट्रायल का अनुवाद इन्होंने श्रांत पथिक के नाम से किया। ये तीनों रचनाएं अनुदित हैं, एकांतवासी योगी, उजड़ग्राम और श्रांत पथिक, ये तीनों रचनाएं अनुदित हैं लेकिन मोस्ट हैं। आगे आइए मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे का जन्म हुआ था 1895 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1984 ईस्वी। बालापुर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। पूजा फूल, कानन कुसुम, प्रेम बंधन, आंसू और उद्गार। आगे हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर 1886 ईस्वी और मृत्यु 1932 ईस्वी में। उद्धव शतक 1929 ईस्वी। गंगा अवतरण, ये मोस्ट रचना है 1927 ईस्वी। श्रृंगार लहरी, हिंडोला, हरिश्चंद्र। और संपादित ग्रंथ कौन कौन सा है? बिहारी रत्नाकर, ठीक है, हमीर हट का भी संपादन किया था दीप प्रकाश। और कवि कुल कंठाभरण का भी इन्होंने संपादन किया था। आगे आइए, जगन्नाथ रूप, ये सत्यनारायण कविरत्न 1880 ईस्वी और इनकी मृत्यु हुई थी 1918 में। इनकी भ्रमर दूत है, ठीक है, भ्रमर गीत नहीं है, ये भ्रमर दूत है। भ्रमर गीत सूरदास की है और भ्रमर गीत नंददास की है, ठीक है। तो भ्रमर दूत है। प्रेम कली, हृदय तरंग, संपूर्ण रचनाओं का संपादन ये बनारसी दास चतुर्वेदी के ने किया था। अनुवाद इनका क्या है? मैकार्ले की होर्सेस भवभूति का उत्तर रामचरित और मालती माधव का ब्रजभाषा में अनुवाद किए हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर की बात करें तो इनका देख लीजिए, देख चुके हैं इनको ऊपर में ही। आगे कामता प्रसाद गुरु की रचना मुख्यतः व्याकरण पूछी जाती है, यहाँ पूछी नहीं जाएगी, फिर भी इनका समय याद रखिएगा। एक है भौमासुर वध और एक है विनय पचासा, शिवाजी और दासी रानी, और एक रचना है पुष्प पुदावली। अब द्विवेदी युग की कवि और उनकी रचनाओं को देखते हैं जो मोस्ट हैं। द्विवेदी युग की रचनाएं, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि मान लीजिए एक रचना आती है हरिऔध की प्रिय प्रवास, या फिर मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं उनके बारे में कुछ विशेष बातें देख लेते हैं। तो पहले मैथिली शरण गुप्त के बारे में देखते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त, तो मैथिली शरण गुप्त राम भक्त कवि माने जाते हैं, मोस्ट है। इनका जन्म चिरगांव झांसी में 1886 ईस्वी में और निधन 1964 ईस्वी में हुआ था। गुप्त जी राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। गुप्त जी ने स्वयं को क्या लिखा? गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र माना है। कौटुंबिक कवि मात्र किसने माना है? तो गुप्त जी ने स्वयं को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। गुप्त जी प्रथम कविता हेमंत नाम शीर्षक से 1905 में प्रकाशित हुई थी, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। वहीं प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से निकलने वाली, ठीक है, वैश्योपकारक पत्रिका में छपा करती थी। किनकी? मैथिली शरण गुप्त की। आगे मैथिली शरण गुप्त जी दो नारी प्रधान काव्य, एक साकेत और यशोधरा की रचना किए हैं। ऐसे एक और भी है जिसका नाम है विष्णुप्रिया, ठीक है। तो 3 हो गई। मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद हरिगीतिका है। गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। ये लाइन मोस्ट है कि द्विवेदी काल में हरिगीतिका छंद का बादशाह किसे कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। गुप्त जी ने प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, ठीक है, वृत्त संग्रह का अनुवाद किया, जिन्होंने बंगाल के माइकेल मधुसूदन दत्त के मेघदूत वध का
ठीक है, विरहणी ब्रजरांगना और वीरांगना शीर्षक से अनुवाद किया और मधुप उपनाम से प्रयोग किया करते थे। मेघनाथ वध में अतुकांत शैली में अपनाई गई है। चंद्रहास, तुल्योत्तमा, अनघ और गीति नाट्य तथा यशोधरा इनके चंपू काव्य हैं। गुप्त जी ने कॉलमार्स की पुत्री जैनी पर जयंती नामक काव्य लिखा था। गुप्त जी ने लगभग 40 रचनाओं का सृजन किया जिसमें प्रमुख रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। पहले है भारत भारती, इसको देख लेते हैं, ये मोस्ट रचना मानी जाती है। भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था, 12 में हुआ था। गुप्त जी ने भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मौसूदे होली तथा ब्रजमोहन दत्ताश्रय की कैफी की कृति भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त की है। गुप्त जी की ख्याति का मूलाधार भारत भारती ही है, इन्हीं से इनको प्रसिद्धि भी मिली है। इसमें भारत के अतीत का गौरवगान, भारत भारती में हिंदी भाषियों में जाति और देश के प्रति गर्व की भावनाएं जगाई गई है। ठीक है, इस ग्रंथ में के प्रकाशन के बाद गुप्त जी ने राष्ट्रीय कवि के रूप में विख्यात हुए। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। भारत भारती जब लिखी गई पुस्तक तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था? राष्ट्र कवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को दी थी। गुप्त जी की राष्ट्रीय चेतना इस ग्रंथ से मुखरित होती है, इसलिए अंग्रेजी शासक ने इस ग्रंथ को जब्त कर लिया था। आगे देखिए साकेत, ये महाकाव्य है इनका और इनकी कृति भी श्रेष्ठ साकेत है। साकेत राम कथा पर आधारित एक महाकाव्य है। तुलसीकृत रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का एक प्रसिद्ध ग्रंथ मानी जाती है। मैथिली शरण गुप्त का साकेत, इसका शुभारंभ 1914 ईस्वी में समापन होता है। ये शुभारंभ बोल सकते हैं इसको, शुभारंभ 1914 ईस्वी में होता है तथा 1931 ईस्वी में ये पूर्ण हो गया। अर्थात प्रकाशन कब हुआ? 1931 ईस्वी। ठीक है, पूर्ण हो गया। इसमें कुल 12 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं इसमें? इसमें 12 सर्ग हैं। ये सब मोस्ट बातें हो गई, 12 हैं। गुप्त जी ने साकेत रचना की मूल प्रेरणा महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली थी। इसीलिए इसमें उर्मिला का विरह वर्णन जो है, अर्थात तो साकेत का नवम सर्ग, अष्टम और नवम सर्ग जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अष्टम सर्ग से शुरू होता है, नवम सर्ग अपने पूर्ण पराकाष्ठा पर आ जाती है। जो जुलाई 1908 में सरस्वती पत्रिका में, ठीक है, भुजंग भूषण भट्टाचार्य से कौन लिखा करते थे नाम? भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से मैथिली ये महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखा करते थे। गुप्त जी ने उर्मिला विषयक जैसे उपेक्षित पात्र को 9वें सर्ग में उनके विरह का विशद वर्णन किया है। किनके विशद वर्णन का? ठीक है, दोनों और प्रेम पलता है, ये महत्वपूर्ण कविता है और उसी की है, साकेत के नवम सर्ग की है। उतनी समय नहीं है कि मैं साकेत पढ़ा पाऊं अभी आप लोगों को, आप लोग का परीक्षा सर पर है। नहीं तो साकेत वास्तव में एक महाकाव्य है और उसकी पराकाष्ठा दोनों और प्रेम पलता है जो कविता है वास्तव में है। आगे 8वें सर्ग में कैकेयी के पश्चाताप की संवेदनशीलता, 8वें सर्ग में कैकेयी के पश्चाताप के संवेदनशील तरीके से अभिव्यक्त किया गया है। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? अयोध्या होता है। इसमें 12 सर्ग हैं और इसे डॉक्टर नगेंद्र ने इसे जनवादी काव्य कहा है। किसे? साकेत को डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है? जनवादी काव्य कहा है। यशोधरा को देखते हैं। इस काव्य संग्रह में गौतम बुद्ध की गृहत्याग की घटना के आधार पर लिखा गया है। इसमें यशोधरा की वेदना मुखर के रूप से सामने आती है। इसी में है, सखी वो मुझसे कह के जाते, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। आगे गुप्त जी की बहुधृत पंक्तियां इसी ग्रंथ से संकलित है। कौन सी पंक्तियां हैं? तो ये यही है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। गुप्त जी ने 3 नाटक भी लिखे थे, कौन, जिनके नाम है तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनघ। आगे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, इनका जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1947 ईस्वी में। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का इन्हें सूरदास कहा है।
आधुनिक काल का सूरदास किनको कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध को किसने कहा था? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। हरियोध को कवि सम्राट भी कहा जाता है। हरियोध की 3 प्रबंध काव्य लिखे थे, कौन कौन सा? पहला तो है प्रिय प्रवास, इसका प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था और कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा गमन तक का वर्णन है इसमें। पारिजात, ठीक है, इसमें सर्ग कितना है? 17। पारिजात, इसका प्रकाशन 1937 ईस्वी में हुआ था, इसमें 15 सर्ग हैं और आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है। वैदेही वनवास 1941 ईस्वी, इसमें 18 सर्ग हैं, इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है। और प्रिय प्रवास का पुराना नाम क्या था? तो प्रिय प्रवास का पुराना नाम था बजरंगना विलाप। बजरंगना विलाप इसका पुराना नाम था, बाद में इसको सुधार कर प्रिय प्रवास कर दिया गया था और इसमें कृष्ण के संबंधित है और इसमें लगभग सभी छंदों का प्रयोग भी है और यही इनकी कृति का मुखाधार भी है। हो गया समय? तो रहने दीजिए, कल इसके बाद यहां से देखेंगे, फिर प्रिय प्रवास के बारे में और बातें कर लेंगे।